नमस्कार, मैं ज्योति बाला कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका का पाठ रीढ़ की हड्डी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये एक एकांकी है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। ये एकांकी लड़की के विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। एकांकी एक ऐसा रूप जो एक अंक में समाप्त हो जाए, या ये कहें कि एक छोटा सा नाटक या कहानी। रीढ़ हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा होती है, जो हमारे शरीर को सीधा रखने में काम आती है। इस पाठ में रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे समाज की विडंबनाओं को दिखाना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना, स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, बेटियों के विवाह में माता पिता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह बताता है ये एकांकी, और स्त्री को अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश भी देता है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, शिक्षित, और रामस्वरूप लड़की के पिता हैं, प्रेमा लड़की की माँ है, शंकर BSc करके करा हुआ लड़का है, गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं लड़के के पिता हैं, रत्न नौकर है। तो ये कुल मिलाकर 6 पात्र हैं इस एकांकी में। तो आइए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। रीढ़ की हड्डी। इसमें प्रेमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और लड़के वाले जब देखने आ रहे हैं तो घर में तैयारी चल रही है। बेटी को दिखाने के लिए घर को सजाने की कोशिश की जा रही है। तख्त उठाकर लेकर आ रहे हैं, रामस्वरूप और नौकर दोनों उठाकर लेकर आ रहे हैं। उस तख्त पर चादर बिछाने की बात चल रही है कि उसको एक जगह पर सही जगह पर लगा दें, सेट करके फिर इसके ऊपर चादर बिछा दें। और इसी प्रकार से वो दोनों तख्त को लेकर आते हैं। फिर उसके ऊपर दड़ी बिछाने की बात होती है, और कहा जाता है कि जो कल ही दड़ियाँ धुलकर आई हैं, जो चादरें धुलकर आई हैं, उनमें से एक चादर इस तख्त के ऊपर बिछा दी जाए। वहीं पर वह कुर्सियाँ भी साफ़ करके लगा दी जाए, और जो टेबल है उसके ऊपर मेज़ पोश बिछा दी जाए। मेज़ पोश का मतलब है कि जो टेबल के ऊपर है कवर बिछा दिया जाए, और उसके ऊपर गुलदस्ता साफ़ करके रख दिया जाए। मतलब कमरे को सजाने और धजाने की बात की जा रही है। तभी वहाँ पर प्रेमा आती है और कहती है रामस्वरूप से कि आप धोती क्यों बदल रहे हैं, अभी तो आपने धोती बदली है। तो रामस्वरूप कहता है कि नहीं, मैंने धोती कम मांगी है, मैंने तो कहा है कि इस तख्त के ऊपर बिछाने के लिए जो कल धोबी के यहाँ से चादरें धुलकर आई हैं उनमें से एक चादर लाई जाए और इस तख्त पे बिछा दी जाए। तो वह रत्न को डांटता है और कहता है कि मैं इसको कुछ कहता हूँ और ये कुछ और ही सुन लेता है। तभी रामस्वरूप कहता है कि बीवी जी के कमरे में से जो हारमोनियम रखा हुआ है उसे भी लाकर तख्त के ऊपर रख दिया जाए, जिससे कि लड़के वाले जब आएँ तो हारमोनियम को उमा बजाकर दिखा सके। नाश्ता आदि की भी तैयारी की जा चुकी हैं। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, जिस प्रकार से वह तैयार करना चाहती है, अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसको तैयार करने की तैयारी करे। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा तो फिर मुझे मत दोष देते रहना। वो इस तरह से रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कह रहे हैं। तभी प्रेमा कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने सारे जत्न कर लिए हैं तुम्हारी बेटी को समझाने बुझाने के, लेकिन इसको इतना पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत थी। तुमने इसको इतना पढ़ा लिखा दिया है, इसकी पढ़ाई जंजाल बन गई है। और पहले का ज़माना अच्छा था जिसमें थोड़ा बहुत लड़कियां पढ़ी लिखी होती थीं और कुछ पुस्तकें पढ़ लेती। आज के समय में लड़कियां इतना पढ़ती हैं, आपने भी इसे BA MA करा दिया है, जो आजकल किसी की बात नहीं मानती है। तो रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम ग्रामोफोन की तरह मत बज जाया करो, रुक जाओ।
तभी रामस्वरूप को कहते हैं कि ग्रामोफोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आदमी द्वारा बना हुआ होता है, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक दिया जाए, और दूसरा परमात्मा द्वारा बनाया जाता है जो कि रिकॉर्डर की तरह रुकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो प्रेमा और रामस्वरूप इस तरह की हटी ठिठोली कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रही हैं, और उस समय ही लड़की को दिखाने की तैयारियां भी चल रही हैं। तो प्रेमा कहती है उनको, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा इसको बेटी को ठीक ठाक करके टिप टॉप करके सुंदर बनाकर दिखाना, तो मैंने क्रीम पाउडर वगैरह सब इसके सामने रख दिया है, परंतु इसको ना जाने किस समय की नफ़रत है, कौन से ज़माने की इसको नफ़रत है, ये कोई भी क्रीम पाउडर नहीं लगाना चाहती है, जैसी है वैसे ही लड़के वालों के सामने जाना चाहती है। तो रामस्वरूप कहते हैं अपनी पुत्री उमा के लिए कि ना जाने इसका कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारखाना ही चलता है। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि एंट्रेंस मतलब 10वीं कक्षा ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में ही रहती और इतनी परेशानी भी उठानी नहीं पड़ती। रामस्वरूप कहते हैं, मैंने आपको चुप रहने के लिए कहा था, उमा की पढ़ाई के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करनी है, पर तुम तो अभी से सारी बातें उगल देती जा रही हो। प्रेमा कहती है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी और मैं आपकी मर्ज़ी से ही चलूँगी, मैं चुपचाप रहूँगी। यहाँ रामस्वरूप कहते हैं कि उमा के लिए अच्छे से तैयार करके लेकर आना, पाउडर वगैरह भेज दिया, अगर वह पाउडर ना भी लगाएगी तो कोई बात नहीं है, वह वैसे ही देखने में अच्छी लगती है, कोई बुरी तो दिखती नहीं है। और वे प्रेमा को कहते हैं कि चाय नाश्ता मिठाई सभी कुछ तैयार है क्या, टोस्ट के लिए भी सब कुछ तैयार है। तो वो प्रेमा कहती है कि नहीं, टोस्ट के लिए भी मक्खन नहीं आया है, और मक्खन लाने के लिए वह रामस्वरूप से कहती है। तो वह रामस्वरूप कहता है, तुम भी ऐसे समय पर बताती हो, और जाओ इसके नौकर के हाथ मक्खन मंगा लो, और मक्खन की दुकान को इतने पास तो है नहीं जिससे कि ज़रा सी देर में भाग के जाकर ले आएगा, परंतु वह नौकर को मक्खन लाने के लिए भेज देता है। रामस्वरूप कहते हैं कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक तो गोपाल प्रसाद आएंगे, दूसरा उनका खुद लड़का आएगा, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग कुछ ज़रा ऐसे ही यहाँ देख गुस्से वाले हैं और ज़्यादा दकियानुसी ख्यालों पर हैं, क्योंकि इन्हें लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, खुद तो पेशे से वकील हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, बहू के रूप में ये लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ प्रेमा कहती है, लड़की क्यों नहीं, पर रामस्वरूप कहते हैं, बताया तो था कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, लड़का बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, और वह विवाह अगर करेगा तो अधिक पढ़ी लिखी लड़की से नहीं, कम पढ़ी लिखी लड़की से करेगा। रतन को भागता हुआ आता है और कहता है, बाबूजी बाबूजी वो लोग आ गए हैं। तो रामस्वरूप रतन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें तो मक्खन लाने के लिए भेजा गया था और तुम अभी तक यहीं पर खड़े हुए हो, जल्दी जाओ। तो रतन रामस्वरूप को बताकर चला जाता है कि वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, और प्रेमा उनकी आवभगत में लग जाती है, और रामस्वरूप भी उनको कहता है, हाँ आइए आइए। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर कमरे में आते हैं, आँखों से बहुत चतुर मालूम पड़ते हैं, और लड़का बहुत ही चतुर और नौजवान दिखता है, और वह उसकी कमर झुकी हुई है, और इसी चीज़ को वह संबोधित करते हुए रामस्वरूप कहते हैं, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए, और दोनों को वह बैठने का आग्रह करते हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से पूछते हैं कि आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, हमारा घर आसानी से मिल गया। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं साहब, आपका घर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई, हमने तांगे वाले को कह दिया था, वो रास्ता जानता था, उसने हमें आपके घर के पास ही लाकर उतारा, और बच्चों की शादी करना तो हमारा काम है, जैसा हमारा काम है वैसा ही आपका काम है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। तभी रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि शंकर जी, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो और तुम कितने दिनों की छुट्टियों पर यहाँ पर आए हो? शंकर कहता है, जी कॉलेज की छुट्टियाँ नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप,
आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहता है साल 2 साल रह गए हैं कोर्स ख़त्म होने में भी। तो शंकर कहता है हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन भी रखना चाहिए, मतलब अगर 1 आध साल फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, तो इसलिए 1 आध साल का मैंने मार्जिन भी रखा हुआ है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था और वह कहते हैं कि बीमारी के कारण इनकी पढ़ाई का थोड़ा सा हर्जाना हुआ, जिसकी वजह से इनकी जो डिग्री है वो 1 साल लेट हो सकती है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अपने समय की बात, और वो कहते थे कि हम अपने समय में बहुत सारी कचौड़ियाँ खा जाते थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनमें इतनी ना ही भूख है और ना ही इतनी ताकत है कि वो उस ज़माने की समान कचौड़ियाँ खा सकें। तो रामस्वरूप कहते हैं कि कचौड़ियों की क्या बात कहें, पहले 1 पैसे की 2 कचौड़ियाँ आती थीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जनाब उस समय की बात क्या कहें, 4 पैसे की ढेर सारी बलाई कचौड़ियाँ आ जाती थीं और उस समय मैं अकेला ही उन सारी कचौड़ियों को खाकर हजम करने की ताकत रखता था। पहले इतने खेल भी नहीं हुआ करते थे। आज के समय में स्कूलों में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट सारे खेल होते हैं और बच्चे खूब खेलते कूदते हैं। उसके बाद भी ये कमज़ोरी ही नज़र आते हैं, इनके अंदर पहले ज़माने की ताकत नहीं है कि इतनी सारी कचौड़ियाँ खाकर ये पचा जाएं। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को बताते हैं और रामस्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं जी हाँ आप सही कह रहे हैं। तो थोड़ी देर ये खाने पीने की बातें चलती हैं और फिर उसके बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अपनी आवाज़ को बदलते हुए और कहते हैं कि चलो अच्छा है, इस बातचीत को तो छोड़िए और बिज़नेस की बातचीत कर ली जाए। बिज़नेस का नाम सुनकर रामस्वरूप चौंक जाते हैं और कहते हैं बिज़नेस कैसा बिज़नेस। तो रामस्वरूप कहते हैं चलिए ठीक है, थोड़ा सा नाश्ता ही कर लीजिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, नाश्ता वास्ता तो होता ही रहेगा। तो यहाँ रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ तकल्लुफ़ किस बात की है, आप मेरे यहाँ पर आए, मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, ये तो मेरी बहुत बड़ी किस्मत है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे यहाँ पर आए हैं। और वे अंदर चले जाते हैं। ये बात कहकर रामस्वरूप तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं कि आदमी तो भला मालूम होता है और मकान भी इसका अच्छा है और इसकी हैसियत भी अच्छी मालूम होती है। पता चले कि लड़की किस तरह की होगी, लड़की भी देखने में अगर अच्छी हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ शंकर उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि क्या हाँ हाँ कर रहे हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। शंकर गले में खरांश करते हुए कहता है ठीक है, कुछ खास नहीं। तो यहाँ गोपाल प्रसाद कहते हैं कि झुककर क्यों बैठे हो। शंकर को कहते हैं कि तुम झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर को सीधा करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है। इतनी देर में रामस्वरूप अपने हाथ में चाय की ट्रे लेते हुए आते हैं और गोपाल प्रसाद उनको कहते हैं अच्छा आखिरकार आप माने नहीं और चाय आप ले ही आए। तो रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी चाय पियेंगे या बिलायती चाय पियेंगे। तो यहाँ गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे तो हिंदुस्तानी ही चाय अच्छी लगती है, आधा दूध और आधी चीनी। बिलायती चाय में क्या मज़ा, उसमें थोड़े सा दूध होता है और ज़्यादा पानी होता है और थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। अब कम चीनी हो और चाय कम चीनी हो तो उसका टेस्ट ही कहाँ से आएगा। तो रामस्वरूप यहाँ हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। रामस्वरूप शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हुए उनसे पूछते हैं। तो यहाँ शंकर कहते हैं सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं यहाँ कि सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा और लगाना ही चाहिए। तो यहाँ रामस्वरूप कहते हैं हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि
किसी और पे लगाए ना लगे, लेकिन खूबसूरती पर टैक्स ज़रूर लगाए। तो यहाँ राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी ना करेंगे। बस शर्त ये हो कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिएगा सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जी कहते हैं कि वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी ना था। तो यहाँ गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं साहब, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। राम स्वरूप फिर कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, शंकर को पूछते हैं। तो शंकर कहते हैं, किस मामले में है? राम स्वरूप कहते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब गोपाल प्रसाद फिर बीच में ही बात को रोकते हुए कहते हैं कि ये बात दूसरी है कि बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर के बगैर लगे, चाहे वह पाउडर से खूबसूरत दिखे, और इसलिए वह सुंदर और खूबसूरत दिखनी ही चाहिए। हम और आप अगर मान भी जाते हैं, राज़ी भी हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घर की औरतें तो राज़ी नहीं होंगी। और वे राम स्वरूप से पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना? गौप्रसाद कहते हैं कि आपकी बेटी तो देखने भालने में अच्छी ही होगी। राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, अभी आप देख ही लीजिएगा। तो यहाँ गौप्रसाद कहते हैं, देखना क्या है, बातचीत तो हो ही चुकी है, ये तो सिर्फ एक रस्म ही समझिए। राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ हाँ, ये आपका मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है। गौप्रसाद कहते हैं, और जायचा तो मिला ही लिया होगा। जायचा का मतलब जन्म पत्री तो मिल ही गई होगी। तो राम स्वरूप कहते हैं, नहीं, जन्म पत्री का क्या मिलना है, ठाकुर जी के चरणों में रखती है, वो अपने आप ही मिल जाएगी। समझिए मिल ही चुकी है। यहाँ गौप्रसाद उसको बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये तो मेरे कानों में भनक पड़ी है कि जन्म पत्री तो बिल्कुल गलत है नहीं और सब कुछ ठीक ठाक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के बारे में जी हाँ, साफ बात यह है कि साहब हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। और वह शंकर से भी पूछते हैं कि क्यों नहीं? तो शंकर कहता है, हाँ जी, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। तो गौप्रसाद यहाँ पर कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ा है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कियों की पढ़ाई और लड़कों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और लिखना, काबिल होना। अगर औरतें भी वही कार्य करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं, पॉलिटिक्स वगैरह करने लगीं, बहस करने लगीं, तो हो गई गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। और फिर राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरतों के नहीं। तभी शंकर और हंसने लगता है और राम स्वरूप भी हंसने लगते हैं, और गौ प्रसाद यहाँ पर गंभीर स्वर में हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कुछ बातें दुनिया में सिर्फ मर्दों के लिए होती हैं, ऊंची तालीम भी उसी में से एक है। पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई और ऊंचे पदों पर जाना सिर्फ मर्दों के लिए ही है। राम स्वरूप शंकर को चाय पीने के लिए कहते हैं। राम स्वरूप, आप भी लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी साहब, चाय वाय तो बहुत पी ली है। और अब यहाँ पर राम स्वरूप कहते हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं और चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? तो यहाँ गोपाल प्रसाद कहते हैं, नाश्ता तो और भी बहुत कुछ था, पेट थोड़ी ना भरना था, और टोस्ट वगैरह तो मैं खाता भी नहीं हूँ। यहाँ राम स्वरूप कहते हैं कि फिर अंदर की तरफ झांक कर कहते हैं कि पान भिजवा दीजिए, और पूछते हैं सिगरेट मंगवाऊँ क्या? तो यह गोपाल प्रसाद मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर उमा हाथ में पान की तस्तरी लिए गर्दन झुकाए हुए सादे कपड़ों में अंदर आती है। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही उसको देखने लगते हैं। तभी राम स्वरूप लड़की के बेटी के हाथों से
पान की तस्तरी अपने हाथों में ले लेते हैं और उमा की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि इसको चश्मा कैसे लगा। वो दोनों चौंक जाते हैं चश्मा देखकर। तो वो पूछते हैं कि इसको चश्मा कैसे लगा। तो यहाँ रामस्वरूप कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, जिस कारण इसको कुछ समय के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि ये चश्मा पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है, अधिक पढ़ाई करने की वजह से कहीं चश्मा लग गया हो। रामस्वरूप कहते हैं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गोपाल प्रसाद कहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं उनकी बातों से और कहते हैं बेटी यहाँ पर बैठ जाओ। रामस्वरूप कहते हैं बैठ जाओ बेटा यहाँ पे। उमा वहीं पर बैठ जाती है और फिर गोपाल प्रसाद उसको चलवा कर देखते हैं, उसकी चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि चेहरे पर भी छवि है। और कुछ गाना वाना आपको आता है कि नहीं, कुछ गाना बजाना आता हो। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, इसको सितार बहुत अच्छे से बजाना आता है और उमा बेटा इनको गाना गाकर भी सुनाओ। तभी उमा कुछ मीरा के गीत गाने लगती है और गाने में बहुत ज़्यादा मस्त हो जाती है। तो उसी समय पे शंकर को देखती है, जो अपनी आंखें छुपाते हुए उमा को देख रहा होता है। रामस्वरूप तभी उमा का गाना रुक जाता है। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों, गाना पूरा करो बेटा, रुक क्यों गई। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, काफ़ी अच्छा गाती है और आपकी बेटी। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अभी थोड़ी देर और बैठो, क्योंकि उमा अंदर जाने लगती है। तो गोपाल प्रसाद उसे रोक लेते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई पेंटिंग वगैरह करनी आती है। तो रामस्वरूप यहाँ कहते हैं कि हाँ, ये जो दीवार पर तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, ये इसी ने काढ़ी है। ये बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती है और सिलाई भी कर लेती है। ये सारे घर के कपड़े यही सिलती है और मेरी कमीज़ भी इसी ने सिली है। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद फिर उमा से पूछते हैं क्या बेटी आपने कोई इनाम विनाम भी जीता है। तो उमा उस समय गर्दन झुकाए बैठी रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ, इनाम वगैरह तो इसने काफ़ी जीते हैं। तो वो आधी बात बीच में रह जाती है। तभी गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में बोलते हैं रामस्वरूप को कि आप ही जवाब देते रहेंगे, उमा को भी कुछ जवाब देने दीजिए। तो फिर उमा हल्के स्वर में बोलती है, लेकिन जवाब मजबूती से देती है और कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आती है तो ठीक है और पसंद नहीं आती है तो फिर वो नहीं खरीद के लेकर जाता। रामस्वरूप ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और उमा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उमा कहती है कि बाबूजी मुझे अब कह लेने दीजिए, महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती है। वे बेबस भेड़ बकरियों की तरह होती हैं कि कसाई आया, अच्छी से देखभाल की, देखा परखा और उसे ले गया। गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं और रामस्वरूप को कहते हैं क्या तुमने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तभी उमा कहती है कि क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से ये कैसे भगाए गए थे। तभी शंकर कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो। रामस्वरूप चुपचाप सारी बातें सुन रहे हैं। उमा फिर कहती है जी हाँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर वहाँ गर्ल्स हॉस्टल से भागे थे। रामस्वरूप उमा को देखता रहता है। फिर गौप्रसाद खड़े गुस्से में खड़े हो जाते हैं। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ बड़ा दगा किया है। लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हुई है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। और गुस्से से वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे की तरफ जाते हैं। उमा कहती है जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की
की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। गोपाल प्रसाद ये सुनकर बहुत अधिक गुस्से में आ जाते हैं और बेबसी का क्रोध लेकर बाहर चल देते हैं। उमा की खरी खरी बातों के प्रहार से शंकर भी रुआं सा चेहरा लेकर चल देता है। उमा शांत हो जाती है और उसके पिता धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा की सिसकियां बंध जाती हैं, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसी समय उसकी माता आती है घबराई हुई हालत में और वह भी घबराने लगती है। उसी समय नौकर का आगमन होता है। वह मक्खन लेकर आता है, जैसे वह अंत में मक्खन लगाने के लिए लाया हो, और यहीं पर कथा का समापन हो जाता है। इस पाठ से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यह है, जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वरूप, रिश्ते, पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि के कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों ही समानता होनी चाहिए, दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते, अतः इसका ये उचित शीर्षक है। अगला प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर ये है कि रीढ़ की हड्डी का उद्देश्य ये है कि ये एक एकांकी स्त्री और पुरुष में समानता का पक्षधर है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया गया है। बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करने की कोशिश की गई है। स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब किया गया है। पुत्रों को तो वो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियों को भी पढ़ाते हैं, परंतु जब बहू चाहिए तो वो उसमें अनपढ़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये सब दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो उत्तर है इसका, कथा वस्तु के आधार पर मैं निसंदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानती हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकी के मुख्य पुरुष पात्र शंकर पर है, क्योंकि शंकर का जो चरित्र और शारीरिक और तार्किक कौशल में भी भारी पड़ रहा है। उमा उच्च शिक्षा होने के साथ साथ कला एवं संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर के निरुत्तर दोनों को ही निरुत्तर कर देती है, बल्कि उनकी आंखें भी खोल देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से ही होता है, अतः उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किस कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो इसका उत्तर है, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है, जैसे कि शंकर बिना रीढ़ की हड्डी का है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है, उसका कोई निजी मत या कोई भी स्थान नहीं है और वह अपने पिता के इशारे पर ही कार्य करता है। जैसा पिता कहते हैं वैसा ही कार्य करता है। वह इसमें बड़ा बेचारा सा दिखाया गया है। उसे जैसा कहा जाता है वह वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों में हाँ कहता है और उनको सभी को मानना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी बात रखने के योग्य भी नहीं है। दूसरा है कि शंकर लड़कियों के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है।
उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित घोषित किया गया है और मारपीट करके गर्ल्स हॉस्टल से भी उसको निकाला गया है। तीसरा उसका है, उसका शारीरिक शरीर जो है वह कमज़ोर है, उसे सीधा तन कर भी नहीं बैठा जाता है, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर यह है कि रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं, वे पुरुषों के बराबर महिलाओं को नहीं देखना चाहते हैं। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवता जगाने वाली लड़कियों को भी वह उचित स्थान नहीं देना चाहते या पुरुषों के समान नहीं मानते हैं। ऐसे युवा ना शारीरिक रूप से मजबूत हैं और ना चारित्रिक रूप से भी मजबूत हैं। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सहज और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है, अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर ये हो सकता है, दहेज आदि की कुप्रथाओं के कारण समाज में लड़कियों का विवाह एक समस्या बनी हुई है। लड़कियों के माता पिता लड़कियों को भार समझते हैं। लड़के वालों का दिमाग ढूंढने से नहीं मिलता है, वह उनसे बहुत दहेज की मांग करते हैं। लड़कियां उन्हें सर्वगुण संपन्न चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, हर कार्य में निपुण चाहिए, परंतु उसके बाद वे उनको बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। जब लड़की देखने के लिए आते हैं तो सभी घर वाले लड़के वालों की तैयारी में लग जाते हैं, उनकी आओ भगत में लग जाते हैं, जिस प्रकार से कि घर को सजाना, उनके खाने की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य करने लग जाते हैं। जिसी प्रकार के शंकर के पिता का जब उमा को देखने आना होता है तो उनका पूरा परिवार शंकर और गोपाल दास के आओ भगत में लगा हुआ होता है। स्वयं उमा भी उनके स्वागत की तैयारी करती है, उसको भी बार बार चला के देखा जाता है, कभी संगीत गवा कर देखा जाता है, कभी उसे सिलाई बुनाई कढ़ाई के बारे में पूछा जाता है। मतलब निचोड़ यही है कि भी सारी चीज़ें लड़की से ही पूछी जाती हैं, लड़के से ये नहीं पूछा जाता कि वह क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसने किस तरह से पढ़ाई लिखाई की, ये सब जानने की कोशिश नहीं की जाती है। इस पाठ पर आधारित और बहुत से प्रश्न उत्तर हैं, परंतु मैंने कुछ ही प्रश्नों को डिस्कस किया है और मुझे आशा है कि आपको रीढ़ की हड्डी अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।